सो वेलकम आईआईपियंस एंड हमें जैसे पता है कि हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो भी कंसेप्ट देखे हैं थोड़े बहुत और 2 लेक्चर्स में जो कवर अप हमने किया है उसके बेस पे हम थोड़े क्वेश्चंस है वो देखेंगे। और ये लेक्चर है वो सिर्फ क्वेश्चंस का ही, प्रॉब्लम्स का ही लेक्चर्स होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप प्रॉब्लम की नई बुक बना रहे हैं, अलग से बुक बना रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम वाली बुक में लिखना है। और यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेस्ट टू n इज अ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी विल बी। और आपको ऑप्शन दिए गए 3, 2, 4 एंड नन ऑफ दिस। देखो अभी एक बात बता रहा हूँ कि नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ अबव क्वेश्चन में जब भी दिया गया होगा तब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको वो फोर्सफुली नहीं लाना है कि कोई ना कोई आंसर तो होगा ही, नन ऑफ दिस थोड़ी ना आ सकता है, वो भी आ सकता है। आपको जो भी क्वेश्चन है उसमें आपका रिजल्ट मिल रहा है वो आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे वो आपको अटेम्प्ट करना ही है। और जीसेट में माइनस सिस्टम जो नेगेटिव सिस्टम है वो नहीं है। सो वो आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप सभी क्वेश्चन से वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको 50-70% भी पता है तो आपको वो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके चेक कर सकते हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है तो आप ये सोल्व करो, वीडियो पॉज कर दो और आप ये सोल्व करना शुरू करो। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख लो, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ तो आपको वीडियो पॉज करके वो एक बार अपनी रफ बुक में या कोई भी बुक में ट्राई करना है। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन है वो आपको पता नहीं चलेगा। ओके, देखो अभी तो थोड़ी शुरुआत है तो हम इजी क्वेश्चन से कर रहे हैं, फिर भी आपको ये क्वेश्चन है वो थोड़े टफ लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कैसे प्रोसीड करना है वो पता नहीं होता है और आपको 1 और 2 लेक्चर्स या 5 लेक्चर्स में आप हैबिचुएट हो जाएंगे कि प्रॉब्लम है उसको कैसे हमें हैंडल करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम दिया गया है, इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, और देखो ये सॉल्यूशन है, उसमें आपको क्या करना है पता है कि n का कौन सा ऐसा वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको फाइंड करना है, ताकि जो ये क्वांटिटी है आपको दी गई है वो क्वांटिटी पॉजिटिव एंड रियल हो। ओके, रियल भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे आपको ये क्वांटिटी करनी है पॉजिटिव एंड रियल। तो सबसे पहले आपको रियल करना है, मतलब कि आयोटा है उसको निकालना पड़ेगा। तो देखो हमें क्या करना है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा होल रेस्ट टू n। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है। ओके, देखो यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे आप है ना स्क्वायर, यहाँ पे अगर आप पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है उसमें 1 माइनस आयोटा, देखो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे या 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो तो ये 1 प्लस आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे 1 माइनस, देखो 1 प्लस आयोटा से अगर हम कुछ भी आप कर सकते हैं, 1 माइनस आयोटा। ओके, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो, और यहाँ पे n तो है ही, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आपका क्या बन गया कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस, देखो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, सो 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस आयोटा का जो न्यूमरेटर में होल स्क्वायर हो गया और डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो 1 का जो स्क्वायर है वो 1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे n तो है ही। उसके बाद देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक्सपांड कर दो। चलो 1
प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर चलो ऐसे ही लिख देते हैं, अभी डायरेक्टली नहीं लिखते हैं। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है, उसका मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर मतलब -1। सो ये माइनस है और -1 आयोटा स्क्वायर से निकल कर आया है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे +1 आपको मिल गया और यहाँ पे n। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये 1 है, ये आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर मतलब क्या, -1, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ पे n। समझ आ रहा है क्या प्रोसीड कर रहे हैं। 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, मतलब कि हमने कुछ चेंज नहीं किया है। ओके, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है किससे, 1 प्लस आयोटा से। सो देखो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि 1 -1 हो गया 0 और यहाँ से ऊपर आ गया 2 आयोटा, यहाँ से 2 आयोटा अपॉन 2। सो ये 2 कैंसिल हो गए और आ गया यहाँ पे n। सो यहाँ पे आपको आयोटा रेस टू n। देखो मैंने वो जो रिलेशंस बताए थे आयोटा के, वो अगर आपको पता है तो आपका आंसर अभी आ गया है, लेकिन नहीं पता है तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे आपको बोला जाता है कि सिर्फ रियल क्वांटिटी, तो अगर यहाँ पे यहाँ पे आयोटा है, ये देखो ये आपका आ गया है फाइनल आंसर। ओके, उसको अभी सिर्फ कन्वर्ट करना है और मैच करना है आपके ये 3, 2, 4 या नन ऑफ दिस के साथ। देखो अगर n इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, देखो 0 पुट कर दो, बराबर से 0 पुट कर देते हैं अगर, तो क्या आ जाएगा। देखो पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो हम 0 पुट नहीं कर सकते। ओके, सो ये 0 है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, सो इसलिए यहाँ पे 0 भी नहीं दिया गया है। तो अगर देखो 0 पुट करोगे तो 1 आंसर आ रहा है, लेकिन 0 है वो हम पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, कंस्ट्रेंट दिया गया है कि पॉजिटिव इंटीजर है n। सो n इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आयोटा मिलेगा। n इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा आयोटा का स्क्वायर। तो देखो अगर क्वेश्चन में अगर ये पॉजिटिव जो लिखा है वो नहीं होगा और सिर्फ रियल क्वांटिटी होगी तो ये आंसर आपका आ सकता था। ये जो 2 क्वेश्चन में अगर आप ये n इज इक्वल टू 2 है वो यहाँ पे दिया गया है b, तो आप लिख सकते हैं। और कई सारे बच्चे ये क्वेश्चन में मिस्टेक करेंगे, क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है कि सिर्फ आपका रियल क्वांटिटी ही फाइंड करना है। तो देखो रियल क्वांटिटी आपने अगर निकाल ली, ओके, -1 आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है पॉजिटिव रियल क्वांटिटी। तो n इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो n इक्वल टू 3 आयोटा की ओड पावर लेंगे तो आयोटा उसमें आएगा ही। सो n इक्वल टू 3 करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो अब n इक्वल टू 4 कर दो तो ये आ जाएगा पॉजिटिव एंड रियल। ओके, सो एक ही रिजल्ट है n की जो वैल्यू है। और देखो अगर ये 4 है उसकी जगह पे 8 रखोगे तो भी आपका आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा गया है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। n की जो वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ओके, सो n इज इक्वल टू 4 वो है हमारा आंसर। सो यहाँ पे आयोटा रेस टू 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ओके, सो आपका सही आंसर है 4। ओके, सो इस तरह आप क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर। ओके, इसमें सिंपल प्रोसीजर है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेस टू n आपको दिया गया था, और हमने क्या किया, सिर्फ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ओके,
सो न्यूमरेटर में स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, सो उससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, सो यहाँ पे 1 + 1 आ गया। ओके, और यहाँ पे एक्सपांशन हो गया a + b होल क्यूब होल स्क्वायर का, और उससे हमने निकाल लिया i/n। ओके, ये जो था मल्टीप्लिकेशन वाला, सिर्फ आपको यही करना था। उसके बाद तो ये 7th 8 लेवल का मैथ्स है। ओके, 7th 8 स्टैंडर्ड का हमारा मैथ्स है। तो ये हमने सब क्वांटिटीज है निकाल ली, और आपके जो क्वेश्चन है उसमें जो स्मॉलेस्ट है पॉजिटिव है और इंटीजर भी है, और उसके बाद ये पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं दिया गया होता तो आपका आंसर आ जाता 2। ओके, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिया होता तो आपका आंसर आ जाता 0। क्लियर, समझ गए आप? ओके, तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बाय 1 - √3 iota रोटेट्स द रेडियस वेक्टर ऑफ z बाय एन एंगल ऑफ, और ऑप्शन दिए गए हैं 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पे हमें बेसिक प्रोसीजर क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्या किया है। कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, सपोज z = x + i/y लिख देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 - √3 iota से, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 1 - √3 iota से। तो देखो ऐसा हो जाएगा x + i/y × 1 - √3 iota। ओके, ऐसा हो गया। ओके, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं तो कितना रेडियस वेक्टर है वो रोटेट होता है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जब भी ये एंगल का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें बेसिकली आर्ग्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट है वो कैसे हैंडल कर सकते हैं हम। आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है वो ये है बेसिकली, जब भी रोटेशन हो कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन में तो आर्ग्यूमेंट है वो पिक्चर में आ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन है, ओके, उसमें रोटेशन अभी करना है। ओके, देखो अभी ऐसा सोच लो कि यहाँ पे एक रेडियस वेक्टर है, ओके, OP, ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज Z1 लिख देते हैं। ओके, और इतना हमें ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - √3 iota। ओके, तो ये 1 - √3 iota हम मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो ये रेडियस वेक्टर है वो अपना एंगल चेंज करेगा, आइदर ये इस साइड मूव करेगा, आइदर ये इस साइड मूव करेगा। ओके, सो यहाँ पे ये हमें बेसिकली निकालना है कि ये रेडियस वेक्टर है वो कैसे मूव कर रहा है। ओके, सो देखो यहाँ पे देखो कि पहले हमें क्या प्रोसीड करना है कि अगर आपसे क्वेश्चन समझ आ रहा है और आप कुछ कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट के बारे में तो आप आर्ग्यूमेंट निकालें और अपनी तरह से एक बार क्वेश्चन को सोल्व करें। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट चेंज होता है। तो सपोज Z1 है, उसको हम पोलर फॉर्म में r e⁻θ लिख सकते हैं। ओके, ओके, ये 1 लिख दो। ओके, r1 e⁻θ1। अब ये जो आपको मल्टीप्लिकेशन में दिया है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको Z2 ले लेते हैं। Z2 = क्या है? 1 - √3 iota। ओके, देखो ये पोलर फॉर्म में मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ऐसे लिखा जाता है। ओके, ये आर्ग्यूमेंट है θ1। ओके, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है? पहले है ना हम
इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो फाइंड कर लेते हैं। देखो, एक रिलेशन मैंने बताया था कि अगर आर्ग्यूमेंट है वो ऐसा कुछ Z1 Z2 था और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 था, और दूसरा एक रिलेशन था आर्ग्यूमेंट Z1 बाई Z2। देखो, इस क्वेश्चन में ये यूज़ शायद कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, कि कैसे हम कोई भी रिलेशन को यूज़ नहीं करें और सिंपल एक आर्ग्यूमेंट का डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं, और हमारी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन है वो देख लेते हैं। तो देखो, इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं। z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा का आर्ग्यूमेंट है वो फाइंड कर लो। सो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस, देखो इमेजिनरी क्या है माइनस रूट 3 अपॉन रियल क्या है 1। सो tan इनवर्स माइनस रूट 3 है वो आपको मिल सकता है क्या, देखो tan इनवर्स है, देखो tan थीटा कब माइनस रूट 3 होगा, देखो थीटा है वो पाई बाई 3 आ जाएगा। ओके, पाई बाई 3 मतलब कि 180 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कि 60, लेकिन कैसा 60, माइनस का 60। ओके, माइनस का 60 डिग्री। ओके, और आप पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। ओके, माइनस पाई बाई 3। ओके, माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो देखो, माइनस पाई बाई 3 मतलब कि क्या, कि अगर हम कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन है उसमें x से ये एंगल मेजर कर रहे हैं थीटा। ओके, सो अगर हम मूव करते हैं ऐसे, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूव कर रहे हैं, ओके एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो थीटा है वो बढ़ रहा है, थीटा है वो बढ़ रहा है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे तो थीटा है उसकी वैल्यूज है सभी पॉजिटिव आएंगी। अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर देते हैं तो x से नीचे जाएगा जो थीटा वो हो जाएगा हमारा माइनस। सो ऐसे हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का पता चल गया। देखो, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसकी आर्ग्यूमेंट होती है वो कैसे होती है, उसका एडिशन हो जाता है। तो देखो, आर्ग्यूमेंट है ये, हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन अभी हमें सिलेक्ट कैसे करना है। 60 डिग्री है, उसके साथ अगर आपको यहाँ पे माइनस आ रहा है, देखो इतना ही क्वेश्चन था, सिंपल, इतना सिंपल कि आप देख के भी बता सकते हैं कि ओके माइनस रूट 3 बाई 1, ओके माइनस रूट 3 बाई 1 ऐसा लिख के आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट का जो बेसिक्स है वो पता होना चाहिए। तो माइनस 60 डिग्री आ गया, मतलब कि माइनस पाई बाई 3। तो माइनस जब भी आता है तो मतलब कि वो रोटेशन कैसा हो रहा है, रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज। कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। अगर प्लस आ रहा है तो रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए आप कि माइनस आ रहा है मतलब कि ये Z1 में अगर आप ये 1 माइनस रूट 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक वेक्टर है वो इधर कहीं पे आ सकता है, और ये एंगल है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का एंगल है वो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। देखो ये Z1 था और ये हमारा फाइनल जो आंसर आया वो है। ओके, जो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रेडियस वेक्टर मिल रहा है वो, तो ये 60 डिग्री है वो मूव कर रहा है, लेकिन कैसे, क्लॉकवाइज। कैसे, क्लॉक, ओके क्लॉकवाइज, और ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। ये क्लॉकवाइज
और ये है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, कभी कभार ऐसे लिखा जाता है CW एंड ACW। ओके, देखो अभी अगर आपको बताया जाता है कि कोई एक ट्रायंगल है, ओके, एक ट्रायंगल आपको दिया जाता है और उसमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो इसके बाद के क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया जाता है ओरिजिन के साथ, तो कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, वो क्वेश्चन भी हम इन फ्यूचर देखेंगे। ओके, ये है हमारा राइट आंसर 60 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो सिंपल स्टेप्स थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। यहाँ पे क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स नंबर z फॉर विच आर्ग्यूमेंट z+1 इज इक्वल टू π/6 एंड आर्ग्यूमेंट z-1 इज इक्वल टू 2π/3 इज। तो आपको क्या करना है पता है, इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है π/6 एंड अगर आप -1 करते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है 2π/3। तो देखो आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला लगा देना है और बाद में ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है। तो चलते हैं हम क्विकली सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे कि देखो अब एक कंसेप्ट सीख लो आप। जब भी आपका यहाँ पे 1 हो या 2 हो या रियल कोई भी नंबर हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से ही वो माइनस होता है प्लस होता है। ओके, वो इमेजिनरी पार्ट के साथ उसको कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 है वो हमें कैसे लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पे y/x लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे z+1 है सो x+1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रियल पार्ट में एक ऐड हो रहा है। ओके, तो देखो और यहाँ पे इसको हम tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू y/x+1। सो यहाँ पे थीटा की जगह पे π/6 पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है? π/6। तो tan π/6 की क्या वैल्यू हो जाती है? tan π/6। ओके, सो tan π/6 मतलब कि क्या? 30 डिग्री। सो sin 30 अपॉन cos 30। सो आपको सिंपली tan की सभी वैल्यूज याद अगर नहीं करनी है तो sin और cos की वैल्यू है वो आप याद रख लो। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ओके, tan की वैल्यू याद रखनी है आपको, लेकिन अगर नहीं याद है तो इस तरीके से आपको कर सकते हैं। देखो ये एक इक्वेशन बन गया। ओके, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 लिख दो तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन z-1 है तो मतलब यहाँ पे x-1 लिखना पड़ेगा। सो वो क्या हो जाता है? 2π/3 आपको क्वेश्चन में दिया गया है tan 2π/3। सो आपको सिर्फ tan 2π/3 का वैल्यू है वो आपको निकालना है। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो -√3 हो जाएगा। ओके, कैसे? ये हो गया 360 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कि tan 120। tan 120 मतलब कि sin 120 अपॉन cos 120। ओके, तो आप sin 120 का वैल्यू देख लो, cos 120 का वैल्यू देख लो, दोनों को डिवाइड कर दो। ओके, तो आपको मिल जाएगा -√3/2। ओके, साइन है, देखो यहाँ पे एक बार देख लो, साइन है वो 0 से लेके π/2
2 में होता है 0 से 1, ओके। उसके बाद होता है 1 से 0, ओके। देखो तो मतलब कि π/2 से पाई के बीच में साइन क्या हो जाएगा, 1 से 0 हो रहा होगा, मतलब कि साइन तो पॉजिटिव ही होगा। अब कोसाइन है, मतलब कि कोस है, वो 0 से π/2 में 1 से, कोस 0 है वो 1 है, कोस π/2 है वो 0 है। उसके बाद 0 से -1 हो रहा होगा, मतलब कि π/2 से लेके पाई में कोस क्या हो रहा है, 0 से -1। क्या हो रहा है, 0 से -1, मतलब कि कोस की वैल्यू π/2 से लेके पाई में माइनस आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे जो कोस है वो टर्म से माइनस आ जाएगा, ओके। ये सिंपल मैथ से आपको ये साइन कोस के फॉर्मूले है वो याद रखने हैं, ओके। अगर साइन कोस की वैल्यू आपको याद नहीं होगी तो कई बार इजी क्वेश्चन है उसमें भी गलतियाँ कर बैठोगे। सो y/x - 1। देखो अभी हमारे 2 इक्वेशन से वो बन गए हैं, ओके। अभी कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे ये y = x + 1, देखो ये इक्वेशन है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि y = x + 1 / √3, और इस इक्वेशन को मैं y = -√3 x - 1 लिख सकता हूँ, ओके। सो ये y और ये y है, उसको इक्वल कर दो और ये दोनों इक्वेशन है उसको कंपेयर करवा दो। क्लियर, इतने तक लिख लो। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो अभी क्या आ रहा है, 2 इक्वेशन है, तो यहाँ पे x + 1 / √3 = -√3 x - 1। इसको सोल्व कर लो, x का वैल्यू निकाल लो। x + 1 = -3 x - 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3x + 3, ओके। ये 3x इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 4x, और ये 1 इस साइड आ जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे x = 2/4, मतलब कि 1/2। क्या हो गया, x मिल गया आपको 1/2। देखो आपको x मिल गया, अभी आपके पास y का इक्वेशन है x के फॉर्म में, सो आपको निकालना है y निकाल लो। x + 1 / √3, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 पुट कर दो, 1/2 + 1 / √3। सो आपका आंसर आ जाएगा 3/2 / √3, ओके। 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, तो रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पे एक रूट बच गया। सो आ जाएगा y 3/2, ओके। देखो हमें y मिल गया है, x मिल गया है, तो हम x मिल गया है, ये भी y भी मिल गया है। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर z लिख सकते हैं x + i/y। x मिल गया है 1/2, यहाँ से हमें मिल गया है 1/2, और y मिल गया है √3/2, सो प्लस i/√3/2। देखो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो कौन सा आंसर सही है, नहीं ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। देखो आंसर आ जाने के बाद हमें शांति से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ओके। सो ये भी सही नहीं है क्योंकि बीच में माइनस दिया गया है, और ये है 1/2 + i/√3/2, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे जो आंसर आया है उससे। समझ गए आप? हमने सिर्फ क्या किया है, आर्ग्यूमेंट का जो बेसिक फॉर्मूला है वो निकाला और उसके ऊपर से ही सारा 2 इक्वेशन बना दिया और सारा सॉल्यूशन कर लिया, ओके। ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप अपने तरीके से स्टार्टिंग में इसे सोल्व करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ये हार्ड लग सकता है, ओके। कुछ नहीं करना था आपको, ये
आपको 2 इक्वेशन बनाने थे, उसके बाद आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए था, ऐसे ही हम सोल्व कर सकते थे। क्लियर? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देन 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 5 विल बी। देखो, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 4, 8, 16 एंड 32, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई करके हमें डिजिट में आंसर लाना है। तो आपको पता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन बताए थे, एक था मल्टीप्लिकेशन वाला और एक था एडिशन वाला। सो एडिशन वाला रिलेशन है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एडिशन आपको दिया गया है। ओके, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, देखो हर बार मैं यही बोलूँगा कि क्वेश्चन है वो अपनी बुक में सोल्व कर लो, और इनिशियल स्टेजेस में मैं आपको बार बार है वो हिंट करता रहूँगा कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको पिंच भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने तरीके से सोल्व नहीं करेंगे तो बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व होगा। देखो, चाहे गलत हो जाए, एक बार ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके। अभी देखो आपको क्या दिया गया है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 5। ओके, इसको हमें करना है सोल्व। ओके, देखो इसको सोल्व हम कैसे करेंगे कि हमें पता है, ओके, वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो, तो ये रिलेशन हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और 1 सभी के बीच में प्लस का साइन हो। तो यहाँ पे अगर मुझे प्लस करना है तो ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसा मैं लिख रहा हूँ, और इसे मुझे चेंज भी नहीं करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से -2 ओमेगा है वो सब यहाँ पे माइनस कर देते हैं, -2 ओमेगा। ओके, तो देखो -2 ओमेगा प्लस ओमेगा मतलब कि हो गया माइनस ओमेगा, मतलब कि मैंने यहाँ पे सिर्फ अरेंज किया है, कुछ चेंज नहीं किया है। देखो, और होल रेज टू 5 प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही करना है 1 प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर है, इसको यहाँ पे मैं +2 ओमेगा, देखो प्लस नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखना है, तभी हम ऐसा रिलेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। और -2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 5 ऐसा लिख देते हैं हम। ओके, तो चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है वो हो जाएगा हमारा 0। ओके, क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ से आ जाएगा -2 ओमेगा होल रेज टू 5 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 5। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर -2 की पावर 5 और ओमेगा की पावर 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे -2 की पावर 5 और ओमेगा की पावर 10 हो गई। ओके, यहाँ पे ओमेगा की पावर हो गई 10। देखो अभी क्या करना है, -2 को कॉमन ले लेते हैं, -2 रेज टू 5 है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो -2 रेज टू 5 यहाँ से आ गया, और यहाँ पे हमें मिल गया है ओमेगा रेज टू 5 प्लस ओमेगा रेज टू 10। अभी ये -2 रेज टू 5 है उसको हम लिख देते हैं 2 रेज टू 5, मतलब कि क्या हो गया 32। ओके, 2 × 2 मतलब कि ये 4 एंड 4 × 4 मतलब हो गया 16 × 32। ओके, ये 32 हो गया माइनस।
ओके देखो अब यहाँ पे -32 आ गया है हमारा, और यहाँ पे ω⁵ एंड ω⁻10 है। तो ω⁵ है उसको मैं ω² लिख सकता हूँ। हाँ क्यों? क्योंकि ω³ है वो हो जाएगा 1 और ω² यहाँ पे बच जाएगा। ओके और इसको मैं सिर्फ ओमेगा लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ω⁹ 9 + 1, तो ω⁹ करेंगे तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे एक ओमेगा फिर से यहाँ पे बच जाएगा। देखो ω² + ओमेगा, अभी यहाँ पे +1 कर रहा हूँ और -1 कर रहा हूँ, तो देखो फिर से ये इतना है वो 0 हो गया, तो -32 और यहाँ से -1 है वो बच गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 32। ओके सो 32 हमारा है वो फाइनल आंसर है। ओके सो ये 32 हमारा फाइनल आंसर है। हमने क्या किया कि ये जो रिलेशन था वो हमने यूज़ किया है, ये इसीलिए मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था कि ये प्रॉब्लम्स है उसमें यूज़ होगा। सो यहाँ पे हमने यूज़ किया कि इसमें कन्वर्ट कर दिया, पहले हमने इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया। और कैसे कन्वर्ट किया, इसमें कुछ हमने चेंज नहीं किया है। देखो 1 + ओमेगा + ω² -2 ओमेगा करोगे तो यही आंसर आएगा, 1 - ओमेगा + ω²। सो हमने कुछ चेंज नहीं किया है अपने तरीके से, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में हमने डाला नहीं है और हम ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको रीअरेंज कर सकते। क्लियर? सो उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बार हमने यही रिलेशन यूज़ कर दिया है। सो यही रिलेशन यूज़ करने के बाद हमारा आंसर आ गया 32। सो ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो ये लेक्चर्स में हमने जो भी प्रॉब्लम किए हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो बेसिक्स था उसके बेस पे ही हमने प्रॉब्लम किए हैं। ओके ये प्रॉब्लम हमने अभी सोल्व कर लिए हैं, आपको पता चल गया है कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करना है। तो आपको यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है उसमें मैं जो प्रॉब्लम यहाँ पे होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ वो आपको अपने तरीके से सोल्व करना है। आप 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर ऐसे बार बार रिपीट करेंगे और अपने लेक्चर से वो रिवाइज करेंगे तो आप इजीली वो क्वेश्चंस भी सोल्व कर पाएंगे और ऐसे क्वेश्चन से वो हम सभी टॉपिक्स में सोल्व करेंगे। सो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो लेक्चर था वो यहाँ पे ही ख़त्म कर लेते हैं हम और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।